गुड मॉर्निंग बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक हो। हम अकाउंट्स के अंदर आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 पे थे और पार्टनरशिप के हिसाब से हम चैप्टर नंबर 2 पे थे। हमने आपकी बुक के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 को दो हिस्सों में बांट दिया था, 3A और 3B। और 3A के अंदर मैंने कहा था आपको कि हम सीखेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और मैंने ये भी आपको समझाया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल। Goodwill is an intangible assets. It is a valuable assets. It does not depreciate. It is always amortized. ठीक है, गुडविल की वैल्यू गिर जाए तो हम क्या बोलते हैं? एमोटाइजेशन ऑफ गुडविल। ये सारी बातें मैंने आपको समझाई थी। और फिर गुडविल को वैल्यूएशन करने के 3 मेथड मैंने आपको बताए थे। पहला था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर हमने 2 मेथड किए, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। और मैंने आपको वो पूरा टेबल बना के सिखाया कि कैसे हमें ईयर, फिर प्रॉफिट, और उसके बाद कैसे हमें नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। मतलब एबनॉर्मल गेन है तो माइनस कर दो, अगर कोई नॉर्मल गेन छूट गया है तो प्लस कर दो, कोई एबनॉर्मल एक्सपेंस है तो वापस प्लस कर दो, अगर कोई नॉर्मल एक्सपेंस छूट गया तो माइनस कर दो, और ये सब प्लस माइनस करके हम नॉर्मल प्रॉफिट पे आ जाते थे, एवरेज प्रॉफिट पे आ जाते थे। यही हमने किया था उस मेथड के अंदर, जिसका नाम था एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला वही था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। सर, और नंबर्स ऑफ ईयर परचेज क्या होता है? अब नहीं पूछना, नहीं तो फोन से अंदर आऊंगा और 2 लगाऊंगा आपके। मैं समझा चुका बहुत बार, ठीक है, मैंने लिखवा भी दिया था, वो भी मैंने आपको लिखवा दिया था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है जी, हाँ सर, हाँ हमें तो याद है, हम मजाक कर रहे थे। आप ऐसा मजाक नहीं करना। आप जब ऐसा पूछते हो ना कि सर ये क्या होता है, और मैं बता चुका हूं, तो फिर मुझे बहुत डर लगता है आप लोगों से। मुझे डर लगता है उन बच्चों से जो साथ साथ नहीं पढ़ रहे, क्योंकि मैंने 12th क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चों को बहुत पीछे रहते हुए देखा है। मैं जानता हूं 12th क्लास के अंदर अगर कोई बच्चा मई जून तक पढ़ाई शुरू ना करे ना, तो फिर वो कभी भी आगे नहीं आ सकता। पता नहीं क्यों मैंने ऐसे बच्चों को देखा है, मई जून तक, जिनका मई और जून निकल गया और उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की, बस फिर वो पीछे जाएंगे, आगे नहीं आ सकते। पता नहीं ऐसा क्यों होता है। सर नहीं, मैं बहुत होशियार हूं सर, मैं दिसंबर में स्टार्ट करूंगा और 90% मार्क्स ले जाऊंगा। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आप पूरे वीक का खाना एक साथ खा लो मंडे को, और फिर अगले मंडे को फिर खाना खाओ, क्या ये पॉसिबल है? नहीं सर, नहीं पॉसिबल है। तो फिर अगर खाना 3 टाइम खाना जरूरी है, और आप 3 की जगह 4 टाइम भी खा रहे हो कभी कभी क्योंकि लॉकडाउन है, तो फिर पढ़ना भी तो जरूरी है। अरे 3 टाइम ना पढ़ो, 4 टाइम ना पढ़ो, कम से कम एक बार बैठ के 3 घंटे की स्टडी तो करो। अकाउंट्स के अंदर 3 घंटे की स्टडी रोज करना जरूरी है। 3 घंटे, मिनिमम 3 घंटे, मैक्सिमम आपकी मर्जी है। ठीक है, आ जाओ। तो फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करने के 3 मेथड थे। पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, जो हमने खत्म किया, जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 9 तक हमने किया। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 7 क्वेश्चन थे, हमने किए। मैंने एक क्वेश्चन यहां पे करवाया। अब दूसरा मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? देखो क्वेश्चन तो उठेगा, नाम ही अजीब है, सुपर प्रॉफिट। तो सॉरी, इसको समझाने के लिए, सुपर प्रॉफिट को समझाने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया। लाइव एग्जाम्पल, और मैं कोशिश करता हूं आपको समझाने की। सुपर प्रॉफिट मेथड जो आज हम करने वाले हैं, आज के टॉपिक का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। टॉपिक क्या है? सुपर प्रॉफिट मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है, मैं आपको समझाता हूं। देखो, 2 दोस्त हैं या 2 दुकानदार हैं। एक का नाम है ईशु और दूसरी का नाम है शिवानी। आप जानते हो ना इनको? हाँ सर, हम इन्हें जानते हैं सर, ये बहुत अच्छी दोस्त हैं। तो ये 2 दोस्त अब 2 बिजनेसमैन हो गए, 2 बिजनेस वुमेन हो गई। सर ये लड़कियां हैं क्या? हाँ सर, हाँ। तो सुनो मेरी बात, ये रोड है, ये मालूम है क्या है? ये रोड है, रोड। अरे ये मेन मार्केट की रोड है, ऐसी दिखती है ना रोड? हाँ सर, हाँ ऐसी दिखती है। तो रोड के इस पार ईशु की दुकान है और रोड के इस पार शिवानी की दुकान है। मालूम है किस चीज का काम है इनका? ये है शिवानी किराना स्टोर, और ये भी एग्जैक्टली सेम बिजनेस, ईशु किराना स्टोर। उसकी दुकान रोड के उस पार है
उसकी दुकान रोड के उस पार है एंड दे आर सिटिंग इन द सेम मार्केट, एक ही मार्केट के अंदर है, एक ही मार्केट, और एक ही प्रोडक्ट में डील करती है, मतलब एक जैसे प्रोडक्ट के अंदर, वो भी किराना स्टोर है, वो भी किराना स्टोर है। और मालूम है क्या, इसने 10 लाख कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जब बिजनेस को स्टार्ट किया, 10 लाख रुपए की कैपिटल लगाई, और इसने भी 10 लाख रुपीज की कैपिटल को इन्वेस्ट किया। सुनना मेरी बात गौर से, ये कहानी आप सुनना, इसको समझना जरूरी है। बाकी मेथड तो आपको हर कोई सिखा देगा, कैलकुलेशन भी हर कोई करके दिखा देगा, लेकिन टॉपिक का दिमाग में जाना बहुत जरूरी है। अब समझे मेरी बात, कुछ डिफरेंस होना चाहिए, आपको कुछ डिफरेंस नजर आना चाहिए, तभी आप अकाल कॉमर्स में पढ़ सको, नहीं तो बाकी सब कोई आपको सब कुछ सिखा देगा। शॉर्टकट तो आपको सिखाने वाले यूट्यूब में भरे पड़े हैं, भरे पड़े, जो आपको शॉर्टकट सिखाएंगे और बोलेंगे 30 दिन में सारा अकाउंटिंग का कोर्स। मैं लानत देता हूं ऐसे टीचरों के मुंह पे जो कहते हैं 30 दिन में मैं अकाउंटिंग का पूरा कोर्स करवा देंगे। अरे 30 दिन में तो अकाउंटिंग के 3 चैप्टर भी अच्छे से नहीं होते, अगर समझाना हो। अगर प्रोडक्ट बना के बेचना हो तो फिर मिट्टी भी बिक जाती है, हिंदुस्तान है, आप जानते हो, इंडिया में मिट्टी भी बिक जाती है। तो आ जाओ फटाफट जल्दी से। ये लो, इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए, इसने भी 10 लाख इन्वेस्ट किए। जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना मार्केट के अंदर, वो है 15%। यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि मार्केट में अगर आप 10 लाख रुपए लगाओ तो आपको कितना रिटर्न मिलना चाहिए, कितना आप कमा सकते हो, व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न। तो मार्केट में हम एज्यूम कर लेते हैं, गिवन होता है क्वेश्चन में, हम एज्यूम करते हैं कि अगर 10 लाख रुपया बिजनेस में लगाया जाए तो 15% रिटर्न आती है, 15% प्रॉफिट होना चाहिए। और यहां भी 10 लाख बिजनेस में लगाया तो 15% रिटर्न आनी चाहिए। यानी इस बिजनेस का, किराना स्टोर बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, ऐसा हमने मान लिया। ऐसा हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए सर? 1.5 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना होना चाहिए सर? 1.5 लाख। क्योंकि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% है, इसने 10 लाख इन्वेस्ट किया तो 10 लाख का 15% हो गया 1.5 लाख। बिल्कुल सेम है, दोनों सेम चल रहे हैं। लेकिन मालूम है क्या हुआ, जब साल खत्म हुआ और साल को खत्म होने के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया गया और सारी एक्सपेंसेस को और इनकम को बुक किया गया, तो इशू किराना स्टोर ने मालूम है कितना प्रॉफिट कमाया? 1.5 लाख। इशू किराना स्टोर ने कितना प्रॉफिट कमाया? इशू किराना स्टोर ने प्रॉफिट कमाया 1,50,000। कितना प्रॉफिट कमाया? 1,50,000 एज प्रॉफिट, जो कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर कोई भी आदमी, कोई भी बिजनेसमैन 10 लाख रुपया लगा के उस बाजार में किराना स्टोर खोल दे तो उसको 1.5 लाख का प्रॉफिट होना चाहिए। यही नॉर्मल प्रॉफिट है और ये ऐसा होना चाहिए था। और इशू किराना स्टोर बिल्कुल ठीक काम कर रही है, शी इज डूइंग वेरी वेल। बट मालूम है शिवानी किराना स्टोर ने इसी बिजनेस से मालूम कितने का प्रॉफिट कमाया? 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। 3 लाख रुपए का प्रॉफिट शिवानी बिजनेस ने कमाया, शिवानी किराना स्टोर ने कमाया। सेम बिजनेस, सेम इन्वेस्टमेंट, सेम मार्केट, सब कुछ सेम। तो ये जो 3 लाख रुपए का शिवानी ने प्रॉफिट कमाया, ये नॉर्मल प्रॉफिट से 1.5 लाख रुपए ज्यादा है। अगर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो शिवानी को 1.5 लाख कमाना चाहिए था, लेकिन जब साल के लास्ट में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को देखा तो शिवानी का प्रॉफिट था 3 लाख। इसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि शिवानी का बात करने का तरीका बहुत अच्छा था, शिवानी को जल्दी से कस्टमर पे गुस्सा नहीं आता, शिवानी कस्टमर्स को अपना समझ के डील करती थी, शिवानी की डीलिंग बहुत अच्छी थी। ये सारी बातें उसमें हो सकती हैं। लेकिन जो नॉर्मल प्रॉफिट था 1.5 लाख, वो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से अगर कोई बिजनेस 1.5 लाख कमा रहा है तो हम कह सकते हैं दैट बिजनेस इज डूइंग वेल। लेकिन इसने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 3 लाख रुपए। वो कितना कमाया? वो कमाया 3 लाख रुपए। तो फिर इसका मतलब ये हुआ
सुपर प्रॉफिट जो है इस केस में, सुपर प्रॉफिट इस केस में हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी शिवानी ने जो कमाया वो एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख और जो ईशू ने कमाया वो है 1.5 लाख। तो फिर सुपर प्रॉफिट कितना हुआ सर? 1,50,000। ये कहानी है सुपर प्रॉफिट की। दिस इज द स्टोरी ऑफ सुपर प्रॉफिट, मीन्स द एक्सेस प्रॉफिट अर्न बाय दिस बिजनेस विच इज मोर देन अ नॉर्मल प्रॉफिट which was 1,50,000 is called super profit। सेम बिजनेस है, पहली बात ये शर्त है, कंडीशन नंबर 1 द बिजनेस हैज टू बी सेम। कंडीशन नंबर 2 द इन्वेस्टमेंट, द कैपिटल इन्वेस्टेड इज द सेम। कंडीशन नंबर 3 द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज सेम 15%, क्योंकि बिजनेस सेम है, इन्वेस्टमेंट सेम है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी सेम है 15%। तो 10 लाख रुपया कमा के 10 लाख रुपया बिजनेस में लगा के अगर कोई 15% के हिसाब से 1.5 लाख कमा रहा है तो हम कहेंगे दिस बिजनेस इज आल्सो अर्निंग अ नॉर्मल प्रॉफिट। ये ठीक कर रहा है, अच्छा कर रहा है। हम ये नहीं कहते कि इशू किराना स्टोर ने गलत किया या कम पैसा कमाया, मैं ये नहीं कह रहा हूं। इसने कम नहीं कमाया, इसने सुपर कमा दिया। ये भी नॉर्मल कमा रही है लेकिन इसने सुपर प्रॉफिट कमा दिया। कितना? 1.5 लाख, क्योंकि इसका प्रॉफिट आया 3 लाख। इसका एक्चुअल प्रॉफिट, इसको एवरेज भी कह सकते हैं और इसको एक्चुअल भी कह सकते हैं। एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट जल्दी समझ में आ जाएगा। इसने एक्चुअली में 3 लाख कमा दिया, जो कि नॉर्मल से कितना ज्यादा था? 1.5 लाख। तो यही सुपर प्रॉफिट है। दिस इज द स्टोरी ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये है कहानी सुपर प्रॉफिट मेथड की। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में हम कैसे वैल्यूएशन करते हैं ये आपने देखा। हाउ डू वी कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, पहले तो आपने ये देख लिया। अब मैं आपको इसके फॉर्मूले लिखवा दूं। पहले अगर आप चाहो तो इस एग्जांपल को, इशू किराना स्टोर को और शिवानी किराना स्टोर को एक रोड के साथ में है, लेफ्ट हैंड में, एक रोड के राइट हैंड साइड में है। आप किसी भी दुकान पे जा सकते हो, दोनों आपके दोस्त हैं, लेकिन आप ऐसे रोड बना के ये एग्जांपल लेके आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। एटलीस्ट आपके दिमाग में क्लियर हो जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर प्रॉफिट। मींस द प्रॉफिट विच इज बीन अर्न एक्सेस कंपेरेबल टू नॉर्मल प्रॉफिट, वही तो सुपर प्रॉफिट है। ठीक है जी, तो लो आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूं और फिर हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अब नोट कर लो प्लीज। तो आज हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं। लेट्स सी सम फॉर्मूलेस। क्या फॉर्मूले हैं? कुछ ज्यादा बड़े काम नहीं है। ये देखो, गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है इस मेथड में? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। वहां था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज। यहां क्या है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है? अरे अभी तो बताया मैंने, अभी तो समझाया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? ये देखो, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल बोलो या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अरे जो शिवानी ने कमाया वो एक्चुअल प्रॉफिट कितना था? 3 लाख। और जो ईशू ने कमाया वो नॉर्मल प्रॉफिट कितना था? 1.5 लाख। तो सुपर प्रॉफिट कितना आया था? 1,50,000। वही है सुपर प्रॉफिट। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? मैंने आपके सामने ही तो किया था नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखो, नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड। ईशू ने कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की थी? सर 10 लाख। शिवानी ने कितनी की थी? सर 10 लाख। कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। अरे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया था सर? 15%। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन रहेगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर ये होता क्या है? हमें ये तो समझा दो बेटे। बहुत बड़ी बड़ी बातें, अभी आपके सिलेबस में ये सब कुछ नहीं है, फिर भी आप पीछे पड़ जाते हो। अगर आपसे कोई पूछ ही ले या आप किसी से पूछ ही लो, पता नहीं क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल इसका दे देता हूं, लेकिन डीप में नहीं जाना। ये देखो आप, ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये होता क्या है? वैसे तो आपके हमेशा पेपर में गिवन रहेगा, क्वेश्चन में गिवन रहेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है।
नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला होता है रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। सर समझ में आ गया? सर समझ में? आप आगे मत बताना। लो ठीक है, अब आपने कह दिया समझ में आ गया, तो मैं आगे नहीं बताता हूं। बस इसका यही फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम। यह है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला। सर समझ में आ गया? आप आगे नहीं जाना, आप डीप में चले जाओगे, और हम डीप में सीखना नहीं चाहते, क्योंकि हमें तो फिर आगे जाके पीएन की नौकरी करनी है। बैंक में हमें पीएन लगना है सर, हम तो क्लर्क लगेंगे सर, फाइल यहां से वहां पकड़ा दिया करेंगे। हमें थोड़ी ना सर आगे जाके सीए करनी है। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो फिर मैं इसे आगे नहीं समझाता, ना समझाऊं। लेकिन कुछ बच्चे यहाँ बैठे हुए बोल रहे सर समझा दो, तो लो मैं आपको बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये देखो, ईशू ने बिजनेस में कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? सर 10 लाख। कितना पैसा इन्वेस्ट किया था? सर 10 लाख। और उसको कितने की रिटर्न आई थी? सर 15%। सर मान लो अगर ईशू ये पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके एचडीएफसी बैंक नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा में जमा करा देती, बैंक ऑफ बड़ौदा, तो उसे 10% इंटरेस्ट मिलता। कितना मिलता? 10% इंटरेस्ट। अगर ईशू इस पैसे को बैंक में, सीधा बैंक में डाल देती, जो कि रिस्क फ्री रिटर्न है, तो ईशू को कितना इंटरेस्ट मिलता? सर 10%। ये देखो ना, 10 लाख रुपीस का 10% ईशू को मिलता, कितना? 1 लाख रुपया। कितना हो जाता? 1 लाख रुपीस। इस रिटर्न को हम बोलते रिस्क फ्री रिटर्न, जिसमें कोई रिस्क नहीं है। बहुत कम ऐसा होता कि बैंक डूब जाए, पर बैंक ऑफ बड़ौदा डूब भी जाए तो पैसा मिल जाता, इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा ही कहा। तो सुनो ना, ईशू अगर इस पैसे को बैंक वहां बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके बैंक में डाल देती, एफडी करा देती, तो उसे कितना पैसा मिलता? सर 10%। ये 10% जो है ना, ये रिस्क फ्री रिटर्न है। लेकिन ईशू ने ऐसा नहीं किया। ईशू ने इस पैसे को कहां लगाया? ईशू ने इस पैसे को कहां लगाया? सर बिजनेस में लगाया। बिजनेस में पैसा लगाया तो ईशू ने कितना कमाया? सर 10% प्लस 5%। 10% तो ईशू बैंक में भी कमा सकती थी, लेकिन बिजनेस में कितना कमाया? 10% प्लस 5% एक्स्ट्रा, यानी 15% था ना टोटल। तो ये जो 10% था ये रिस्क फ्री रिटर्न था, और जो 5% ईशू ने एक्स्ट्रा कमाया क्योंकि ईशू ने पैसा बिजनेस में लगाया, इसे बोलते हैं रिस्क प्रीमियम। मतलब रिस्क लेने का प्रीमियम, जो उसने रिस्क लिया उसका प्रीमियम उसको मिला। तो जब हम इन दोनों को जोड़ दें, रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, तो वो बन जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। वो बन जाता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। यानी अगर पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते और उस पैसे को आप बैंक में डाल देते, तो फिर आप कितना पैसा कमाते? 10%। वो होता रिस्क फ्री रिटर्न, उसमें कोई रिस्क नहीं था। आप घर बैठ जाओ, बैंक से पैसा आ जाएगा 1 साल के बाद 1 लाख। लेकिन वही पैसा अगर आप उतना ही पैसा बिजनेस में लगा दो, तो मार्केट में उसका नॉर्मल रेट क्या चल रहा है? 15% वापस आएगा। तो रिटर्न कितनी है? 15%। उस पैसे पे कितनी रिटर्न है? 15%। इसका मतलब जो 5% एक्स्ट्रा आपको मिल रहा है, वो किस लिए मिल रहा है? बिकॉज यू आर टेकिंग रिस्क। यू आर टेकिंग रिस्क ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ये 5% हो गया रिस्क प्रीमियम। तो रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम इज इक्वल टू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कभी कोई क्वेश्चन गलती से पेपर में आ जाए, वैसे एक बार आया है 2 नंबर में, 2 मार्क्स, उसने आपको दिया हुआ है द रिस्क फ्री रिटर्न इज दिस मच, रिस्क प्रीमियम इज दिस मच, कैलकुलेट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। मुझे नहीं लगता किसी बच्चे ने किया होगा कि बुक में ऐसा दिया नहीं। फिर भी अगर आपको कभी आ जाए, तो मैंने कहा ना, हम 98 मार्क्स के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारा टारगेट 99 नहीं है। हम टारगेट 99 बाहर बड़ा बड़ा लिख के 65-70 पे बैठने वाले नहीं हैं। हम टारगेट सेट नहीं करके चल रहे हैं। हमारा टारगेट है फुल में से फुल मार्क्स लाना और कुछ अलग करके निकलना। ये हमारा टारगेट है, और उसी के हिसाब से मैं आपको तैयारी करवा रहा हूं, और उसमें लगेगा टाइम। मैं स्कूल नहीं हूं,
कि आपको फटाफट सिलेबस खत्म करवा दूं और आपसे फीस ले लूं पूरे साल की और फिर आपको रिवीजन कराता रहूं। ऐसा मुझसे नहीं होगा। मैं तो आपको अक्टूबर एंड तक ही पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करवा पाऊंगा। अगर आपको लगता है कि मुझसे पहले 30-50 दिनों में 40 दिनों में सिलेबस खत्म करवा सके तो मैं हाथ जोड़ के आपके आगे कहूंगा कि आप चले जाओ और वहां पढ़ लो। मैं तो बहुत धीरे चलने वाला हूं। आपके स्कूल में होने वाले छोटे छोटे एग्जाम से मैं किसी भी हालत में अपनी स्पीड नहीं बढ़ाऊंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन एग्जामों को देख के आप प्लीज बी वरीड मत हो। डोंट बी वरी अबाउट योर एग्जाम्स। आपका एक ही टारगेट है, दैट इज फाइनल एग्जाम ऑफ बोर्ड, और उसके अंदर धमाका होना जरूरी है। मेरे साथ जितने भी बच्चे पढ़ते रहे पिछले 4 साल से, उनकी यही प्रॉब्लम रही। वो हमेशा यही बात कहते रहे कि सर हम एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं ला पा रहे हैं, हम क्लास में 5th पे हैं, हम क्लास में 8th पोजीशन पे हैं, हम क्लास में 10th पोजीशन पे हैं। लेकिन जब साल का एंड हुआ और मार्क्स आए तो उनकी बड़ी बड़ी फोटोएं फिर स्कूल में लग गई, द टॉपर ऑफ द स्कूल इन कॉमर्स स्ट्रीम, क्योंकि उन्होंने मेरी बात का विश्वास किया। आप विश्वास मानो, वी आर स्टडिंग फॉर 100 मार्क्स, वी आर नॉट स्टडिंग फॉर 98 मार्क्स और 99 मार्क्स। तो आप मेरे साथ साथ चलो, एक एक क्लास को गौर से देखो, आपके नंबर आएंगे, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है जी। लो, तो ये हो गया हमारा तीसरा फॉर्मूला, और इसमें मैंने आपको ये भी बता दिया कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकलता है। आ जाओ कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड बोलो या कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जितना कैपिटल हमने बिजनेस में लगा रखा है उसे बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या इन्वेस्टेड, एक ही बात है। तो ये हो गया नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसी इक्वेशन को मैंने घुमा दिया, कुछ नहीं किया। अब हमने ये निकालना था तो हमने क्या किया, नॉर्मल प्रॉफिट, और ये घूम गया 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये तो इक्वेशन है, आप जानते हो, इससे इक्वेशन बन सकती है। ठीक है, ये इक्वेशन बनाई है। तो ये 4 फॉर्मूले हैं, इनफैक्ट ये 5 हो गए। ये 5 छोटे-छोटे फॉर्मूले हैं, आप लिख लो। फिर मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड या कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने के 2 और फॉर्मूले लिखवा देता हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 और फॉर्मूले, क्योंकि जब तक कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगा तब तक आप नॉर्मल प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे। जब तक नॉर्मल प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक आप सुपर प्रॉफिट नहीं निकाल पाओगे, और जब तक सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा आप गुडविल नहीं निकाल पाओगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। तो कभी कभी क्वेश्चन के अंदर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को पूछ लेता है, यही नहीं गिवन होती कैपिटल एम्प्लॉयड। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड हमें निकालनी है और हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तब तो बहुत आसान है। अगर नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है और कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है, फिर तो समझ लो हो गया बंटाधार। तो इसीलिए मैं आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 छोटे छोटे और फॉर्मूले लिखवा देता हूं, जिन्हें आपको अच्छे से दिमाग में बिठाना है और समझना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड? मीन्स द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। जितना भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड। इसको निकालने के मैं आपको 2 और मेथड समझा देता हूं, फॉर्मूले लिखवा देता हूं, 2 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा ताकि आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना सीख जाओ। पहले आप ये नोट कर लो, बाकी सब कुछ गिवन रहेगा। सुपर प्रॉफिट आप निकाल जाओगे, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, गुडविल भी आप निकाल जाओगे। फंसोगे तब नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है फिर तो क्वेश्चन यहीं से शुरू होगा और वहां पे खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है और नॉर्मल प्रॉफिट भी गिवन नहीं है, तब क्वेश्चन फंस जाएगा और मैं किसी भी हालत के अंदर आपके नंबर मिस नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप ये नोट करो, फिर मैं आगे के 2 फॉर्मूले लिखवा दूं और क्लास को खत्म कर दूं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले हैं। आप इससे वेस्टेज ऑफ टाइम ना समझना, क्योंकि अगले मेथड में इसकी जरूरत पड़ेगी। और हाँ, इन्हीं 2 मेथड्स की जरूरत हमें तब पड़ेगी जब हम रेशियो एनालिसिस का चैप्टर करेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बुक के अंदर भी 4 मार्क्स का एक चैप्टर है, उसमें भी हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इन्हें मिसप्लेस नहीं करना, आप इन्हें संभाल के अच्छे से कहीं फाइनल नोट्स में लिख लेना। जब कभी भी आपसे कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, तो आप कहना था द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ऑल द पार्टनर्स इन द बिजनेस, दैट इज कॉल्ड कैपिटल एम्प्लॉयड और कैपिटल इन्वेस्टेड। तो इसके 2 फॉर्मूले हैं। फॉर्मूला नंबर 1 है ऑल असेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज।
जितने भी एसेट्स हैं, जब हम ऑल एसेट्स की बात करते हैं तो हम एक्सक्लूड कर देते हैं क्या, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स। सर ये फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं? अरे झूठे 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 एसेट्स, ये तो आप जानते हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा है। अब मैं इसके बारे में आपको नहीं दिखवाना चाहता। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं और फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देते हैं, मतलब वो सारे एसेट्स जो आप दिखाते हो अंडर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वाले, और वो सारे प्राइमरी एक्सपेंसेस, वो सारे झूठे एसेट्स जो आपने दिखा रखे हैं एसेट साइड में, लेकिन वो रियल में एसेट्स नहीं है। लेकिन वो रियल में एसेट्स नहीं है। उन सभी एसेट्स में से जब हम ऑल एसेट्स की बात करते हैं तो इनको एक्सक्लूड कर देते हैं, हम इन्हें नहीं जोड़ते। ये है तो है एसेट साइड में, दिखते तो हैं बैलेंस शीट में, लेकिन एसेट्स नहीं होते। इन्हें हम क्या बोलते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स। और दूसरा हम क्या एक्सक्लूड करते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ऑल एसेट्स एक्सक्लूडिंग दीज टू माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज, तो क्या आ जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल सी बात है। अगर आप बैलेंस शीट में भी इसको देखोगे तो ऐसे ही तो था, ये देखो यही तो था बैलेंस शीट के अंदर, यही तो है। ये कौन सी साइड है, असेट्स, और ये कौन सी साइड है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये टोटल हो गया असेट्स, और इसमें से ये लायबिलिटी हो गई। मान लो टोटल असेट्स है 15 लाख, ये सैलरी असेट्स हो गया, कितना हो गया टोटल 15 लाख, और लायबिलिटी है 10 लाख, 1 2 3 4 5 10 लाख। तो फिर कैपिटल कितनी आ गई, व्हाट इज कैपिटल एम्प्लॉयड? अगर ये निकालनी पड़ जाए, सर 5 लाख। सर कैसी बातें कर रहे हो आप, क्या क्या छोटी छोटी बातें सिखा रहे हो? यही मैंने अभी कहा, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ऑल असेट्स माइनस ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है जी। तो ऑल एसेट्स के अंदर अगर कुछ गलती से नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दी हो या फिक्टिशियस एसेट्स दिया हो, हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे। हम उसे एक्सक्लूड कर देंगे मतलब हम उसे निकाल देंगे। हाँ सर, हाँ समझ में आ गया सर। ये तो अकाउंटिंग क्वेश्चन में 11th क्लास में सीखा था, फिर दोबारा से सिखा दिया, वही बातें हैं, बस नाम बदल गया। अब देखो दूसरा फॉर्मूला क्या है। दूसरा फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व। आपको मालूम है जो रिजर्व होता है वो भी तो पार्टनर्स का ही पैसा है। रिजर्व क्या है, द प्रॉफिट विच इज नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड, हमने उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया, जनरल रिजर्व के अंदर। तो ऑल रिजर्व्स, जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब पार्टनर्स के ही तो हैं, वो प्रॉफिट में से ही क्रिएट किए जाते हैं। तो सभी रिजर्व को जोड़ दे प्लस कैपिटल को जोड़ दे तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड, द टोटल कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। ये इसका दूसरा मेथड है जिसमें हम कैपिटल प्लस ऑल रिजर्व को जोड़ते हैं तो क्या आ जाता है, ये आ जाता है कैपिटल इन्वेस्टेड, और वही हमें निकालना है। तो इसको निकालने के दो मेथड है, आप इन्हें प्लीज अपने दिमाग में रखना, आप इन्हें प्लीज अपने दिमाग में रखो। कल हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को करेंगे। सुपर प्रॉफिट से रिलेटेड जो 7 क्वेश्चन हैं वो कल सातों के सातों क्वेश्चन हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट मैं आपको कुछ क्वेश्चन क्या इसके भी करवा दूं, क्या मैं आपको 1-2 क्वेश्चन इसके करवा दूं? हाँ सर आप करवा दो, नहीं तो हमें तो आते हैं, हम सीख चुके हैं सर, किसी दूसरे वाले टीचर से हमने सीखे थे, लेकिन अब हम दोबारा से कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो फिर ठीक है, आप इसके क्वेश्चंस करने की ट्राई करो। आप क्वेश्चन नंबर 10, आप इनके क्वेश्चंस को करने की ट्राई करो। कहाँ गए, एक तो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिर्फ 7 ही क्वेश्चन हैं। आप जो मैंने अभी आपको समझाया वो चारों फॉर्मूले, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज हमेशा गिवन होगा। फिर सुपर प्रॉफिट निकालना हो तो एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कभी कभी क्वेश्चन में सब कुछ गिवन रहेगा। अगर नॉर्मल प्रॉफिट गिवन है तो ठीक है, अगर नहीं गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू डिवाइड बाय 100, वो भी आपके पास होगा। और अगर कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन नहीं है तो फिर मैंने आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के 2 फॉर्मूले बता दिए।
कैपिटल एम्प्लॉयड भी अगर मिसिंग है तो वो भी आप निकाल जाओ, और फिर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता क्या है, उसका मतलब क्या है, वो बनता कैसे है, मैंने वो भी आपको समझा दिया। इससे ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत आई डोंट थिंक है। क्वेश्चंस आप ट्राई करो, अगर आप कर जाओगे तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं कल की क्लास में आपको इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा, या एक दो क्वेश्चंस अगर मेरे पास अभी टाइम है तो मैं करवा देता हूँ। नाउ एक दो क्वेश्चंस हम कर लेते हैं, आप ये नोट कर लो, फिर हम एक दो क्वेश्चंस कर ले, फिर आगे आप कर जाओगे। आप नोट कर लो प्लीज। आज ये आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 10 है। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके लिए। पहला क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट मेथड का। अ फर्म अर्न प्रॉफिट्स ऑफ ₹80,000, 1,00,000, 1,20,000 and 1,80,000 during 2010 and 11, 12, 13 and 13, 14 4 साल का प्रॉफिट दिया है। द फर्म हैज अ कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹5 लाख, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है 5 लाख। A fair rate of return on investment is 15% per annum. Normal rate of return NRR वो भी given है 15%। फिर बोलता है calculate the goodwill of the firm based on 3 years purchase of average super profit of the last 4 years। तो based on 3 years purchase, यानी years of purchase भी given है 3 years purchase। आपसे कहा गया गुडविल निकालो, तो गुडविल का फॉर्मूला क्या था? गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज। अब हमारे पास ये तो है लेकिन सुपर प्रॉफिट नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला क्या था? उसका फॉर्मूला था एक्चुअल बोलो या एवरेज बोलो माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, और नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला था कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय NRR डिवाइड बाय 100, नॉर्मल रिटर्न। तो हमारे पास ये है कैपिटल इन्वेस्टेड, हमारे पास कितना है और पहले इसको निकालने, ये है 5 लाख इंटू NRR कितना दिया है सर? 15%। लो 15% दिया है NRR, तो हम देखें 5 लाख का 5 लाख का 15% कितना हुआ सर? 75,000। यानी हमारे पास एक चीज तो आ गई और वो है नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं, एक तो हमने निकाल लिया, इसे तो हमने निकाल दिया। अब हम निकालते हैं एक्चुअल पब्लिक एवरेज प्रॉफिट। इसे एवरेज बोलो या एक्चुअल बोलो एक ही बात है। तो एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हमें 4 साल का प्रॉफिट गिवन है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000 डिवाइड बाय 4, क्योंकि 4 साल का प्रॉफिट है 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000 प्लस 1,80,000, ये हो गया 4,80,000 डिवाइड बाय 4। इसको डिवाइड बाय 4 करें तो हमारा ये आ गया 1,20,000। लो सब कुछ आ गया, ये देखो एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब हम सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, ये भी हमने निकाल दिया। तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और ये हो गया 1,20,000 माइनस 75,000। आप देखें कितना आया? 1,20,000 माइनस 75,000, ये आ गया हमारे पास 45,000। ये क्या आया सर? सुपर प्रॉफिट। ये भी निकल गया। तो अब गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर्स ऑफ इयर्स परचेज इनटू 3। 45,000 इंटू 3, आंसर आना चाहिए 1,35,000। बहुत सिंपल हो जाती है चीजें जब आपको समझ में आ जाए कि आप कर क्या रहे हो। अगर आप रट्टाफिकेशन मारते रहो तो फिर रट्टाफिकेशन की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन अगर आप कंसेप्ट समझ जाओ तो फिर वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती है। सबसे पहले हमने क्या निकाला सर? नॉर्मल प्रॉफिट। हम एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकते थे पहले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये भी निकाल सकते थे कि सब कुछ गिवन था, और नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, वो भी सब कुछ गिवन था।
कैपिटल इन्वेस्टेड गिवन था, एनआरआर गिवन था, हमने निकाला नॉर्मल प्रॉफिट, फिर निकाला एवरेज प्रॉफिट, फिर निकाला सुपर प्रॉफिट और फिर उसको फॉर्मूले लगा के निकाल दिया गुडविल। एक सेकंड में क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड में ये क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। और मैं क्वेश्चन नंबर 12 करूं क्योंकि ये 11 क्योंकि ये छोटा सा क्वेश्चन है, मैं इसके लिए दोबारा से ऑफ नहीं करता हूँ, वीडियो साथ के साथ ही कर देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 भी करवा देता हूँ। मैं आपको 2-3 क्वेश्चन इसके करवा दूं, टोटल 6-7 क्वेश्चन हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको इसके सारे क्वेश्चन करवा दूं। आओ क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी बुक का बोलता है कैपिटल इन्वेस्टेड इन अ फर्म इज ₹3 लाख। आप लिखते जाना साथ साथ, क्या गिवन है? कैपिटल इन्वेस्टेड इज ₹3 लाख, ये गिवन है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, एनआरआर ये भी गिवन है 10%। और क्या गिवन है? द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 41,000। सुनो, ये भी गिवन है। अरे पागल आदमी है, क्या क्वेश्चन बनाया? एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹41,000 और साथ में एक पॉइंट दे रहा है, आफ्टर an abnormal loss of ₹2,000। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। बोलता है कैलकुलेट गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये कह रहा है ना, कैलकुलेट गुडविल एट 5। बिल्कुल ठीक है। लो, सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना सिंपल क्वेश्चन है हमारे पास। इस बार सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं? सर सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। अरे छोड़ो, बार बार फॉर्मूला मत लिखो यार, लिखना चाहते हो तो देख लो। फिर ये लो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर्स ऑफ ईयर परचेज। लेकिन इस टाइम वो बोलता है जो भी सुपर प्रॉफिट आए उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना। गुडविल एट 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट, ऐसा उसने कहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। लो पहली बात, अब हमें चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन हमारे पास एवरेज प्रॉफिट भी नहीं है, नॉर्मल प्रॉफिट भी नहीं है, तो हम पहले निकाल लेते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला है कैपिटल इन्वेस्टेड मल्टीप्लाइड बाय 10/100। और कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी है हमारे पास? आ जाओ देखें, ये है हमारे पास 3 लाख और 3 लाख का 10% कितना हो गया? सर ये हो गया 30,000। लो, ये हमने निकाल दिया नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम निकालते हैं एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट है 41,000, लेकिन बोलता है आफ्टर एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹2,000। आपको मालूम है एबनॉर्मल लॉस का क्या करते हैं? सर नहीं मालूम। सर अगर दोबारा कहा ना नहीं मालूम, मैं बहुत मुश्किल से इस फोन में घुस के अंदर आऊंगा और आपको 2 नहीं इस बार 4 लगा के जाऊंगा। अरे मालूम है ना, एबनॉर्मल लॉस को हम प्लस कर देते हैं, तो ये हो गया 41,000 प्लस 2 विच इज 43,000। ये लो, ये भी आ गया, एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, नेट नॉर्मल प्रॉफिट भी आ गया। अब सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं। सुपर प्रॉफिट हो जाएगा 43,000 माइनस 30,000। सर ये आ गया 13,000। बिल्कुल ठीक आ गया 13,000। कितना आ गया? सुपर प्रॉफिट 13,000। और गुडविल का इसका क्या बोला है? बोलता है जो भी सुपर प्रॉफिट आए उसको 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, तो गुडविल आ जाएगी 65,000। क्या यही आंसर है क्या? हाँ सर यही आंसर है 65,000। एक सेकंड का समय है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड 1 मिनट 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगर आपको समझाते ना करना हो तो 1 मिनट से कम में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। बात को समझना है, रेक्टिफिकेशन 12th क्लास में नहीं करनी। हर रोज ये कसम खाया करो कि जो भी टीचर हमें रट्टा लगवाएगा हम उसका दामन छोड़ देंगे। अरे ऐसे नहीं तो आप ऐसे कर लो, ऐसे वाला हो तो ऐसे कर लो, ऐसे है तो फिर ऐसे कर लो। ऐसे नहीं चलता है, ऐसे नहीं चलता। कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। द कंसेप्ट हैज टू बी क्लियर।
अब यहाँ देखो ना, उसने डाल दिया आफ्टर नॉर्मल लॉस ऑफ ₹2000। आपको मालूम है मैंने पिछले सभी क्वेश्चंस में आपको समझाया कि अब नॉर्मल लॉस हो तो प्लस कर लो। मैं एक क्वेश्चन और करवाऊं, आप इसे नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिख लूं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। आ जाओ, ये आपका क्वेश्चन नंबर, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ता हूं क्या एक बार, जिनके पास बुक नहीं है। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बीनू इज ₹10 लाख। दो पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दे रखी है 10 लाख रुपीस। आगे, एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, मीन्स द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है, अगर मार्केट में इतना पैसा लगाया जाए तो कितना है, 15%। वेरी गुड। आगे, द एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स, कितने पार्टनर्स है, 2, और एक की सैलरी कितनी है, 60,000 ईच। अब सैलरी पता है क्यों दी है उसने, क्योंकि हमने सैलरी नहीं दी, हमने प्रॉफिट तो दे दिया पर सैलरी नहीं दी। इसका मतलब सैलरी टू अ पार्टनर इज अ नॉर्मल एक्सपेंस, हमें इसे माइनस करना चाहिए था, हमें इसे प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद ही तो रियल में प्रॉफिट निकल के आएगा, तो इसीलिए उसने यहां सैलरी दे दी। फिर बोलता है द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 years was 280, 380 एंड 420। सही। कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज, ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। सुनो मेरी बात, आप मेरी बात सुनो। सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा बार बार। नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सर 10 लाख इंटू 15%। 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा, सर 1,50,000। अगर मैं सही हूं, हाँ सर, आपको कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आती है सर कि अगर आप इसको 15% निकालो तो ठीक निकालोगे, 1,50,000। ये क्या आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमें क्या चाहिए, सर एक्चुअल प्रॉफिट। एक्चुअल बोलो या एवरेज बोलो, एक ही बात है, और वो है हमारे पास, ये देखो, पहले साल का है 2,80,000 फर्स्ट ईयर का, दूसरे साल का है 3,80,000 और तीसरे साल का है 4,20,000। 3 साल का हमें प्रॉफिट गिवन है, लेकिन उसके ऊपर उसने कहा एनुअल सैलरी टू पार्टनर्स इज ₹60,000 ईच, और सैलरी टू पार्टनर तो आपको मालूम है ये हमें प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तभी हम एक्चुअल प्रॉफिट पे जाएंगे। तो आओ इसको मैं माइनस कर दूं 1,20,000 पहले साल में, क्योंकि 60,000 ईच है, 2 पार्टनर हैं। फिर माइनस करूं 1,20,000, इसमें से भी माइनस करूं 1,20,000, तो ये बच गया मेरे पास, कितना बचा सर, 8 में से 2 गया 6, 1,60,000। यही बचा ना, मैं गलती नहीं करना चाहता, मेरे पास टाइम की बहुत सख्त कमी है इस टाइम। 280 माइनस 120 ये हो गया 1,60,000, और ये 380 माइनस 120 ये हो गया 2,60,000, और ये 4,20 माइनस 120 ये हो गया 3 लाख। अब मैं एवरेज प्रॉफिट निकाल लेता हूं। कैसे निकालूंगा, 1,60,000 प्लस 2,60,000 प्लस 3 लाख डिवाइड बाय 3, ये आ गया टोटल 7,20,000, और 7,20,000 को मैंने डिवाइड कर दिया 3 के साथ, तो मैं देखो कितना आया, डिवाइड बाय 3 ये आ गया 2,40,000। ये मेरे पास क्या आया सर, ये आ गया आपके पास एक्चुअल प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, ये है नॉर्मल प्रॉफिट। अब मैं क्या निकालूंगा, सुपर प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला तो आपको मालूम है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ये आ गया आपके पास 90,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया, 90,000। और गुडविल बोलता है ऑन द बेसिस ऑफ 2 years परचेज। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल का फॉर्मूला क्या है आपको मालूम है। अरे मैं इसकी शॉर्टकट लिखने वाला था, देखो ना मेरा दिमाग कहाँ जा रहा है। गुडविल इज इक्वल टू नॉर्मल सुपर प्रॉफिट, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2 years परचेज
तो आंसर आना चाहिए 1,80,000। अगर हम सही हैं तो हमारे साथ अगर भगवान हमारे साथ हैं तो फिर इसका आंसर 180 ही होगा। हाँ, ये 180 ही है और ये सीबीएसई 2019 में मध्य प्रदेश के उसमें आया हुआ है, एमपी में आया हुआ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। यहां ये कंसेप्ट दोबारा से आ गया, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर। हम माइनस कर देते हैं ना उसको, प्रॉफिट में से माइनस करेंगे तो ही तो हमारे पास एक्चुअल में प्रॉफिट आएगा, तो हमने उसको माइनस कर दिया। लेकिन 2 पार्टनर थे और 60,000 ईच था तो 120 हो गया। अगर आप 60 माइनस करोगे तो गलत हो जाएगा। तो ये मैंने आपको करवा दिया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12। अब आप आगे भी कर सकते हो, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 और 16। सिर्फ 4 ही क्वेश्चन बचे हैं, और उसके बाद हम चले जाएंगे कैपिटलाइजेशन मेथड में, जिसके 1, 2, 3, 4 सिर्फ 4 क्वेश्चन हैं। तो कल की क्लास के अंदर हम सुपर प्रॉफिट को खत्म करते हुए कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी एंटर कर जाएंगे और कोशिश करेंगे उसे भी खत्म करने की, ताकि जो ए पार्ट है हमारा चैप्टर 3A वो खत्म हो जाए। फिर हम 3B में चले और वो बहुत मजेदार है, बहुत जल्दी से वो क्वेश्चन हो जाएंगे, बहुत आसानी से वो चैप्टर हो जाएगा अगर सारे कंसेप्ट अभी तक के क्लियर हुए तो कल मिलते हैं बच्चों। तब तक आप ये करो और फिर हम आगे क्लास को बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।